हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। एम्प्लॉय कॉस्ट के एक और नए लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अब तक सर हमने एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या कवर किया है। अगर हम पिछले क्लास की हमारी बात करें तो पिछले क्लास में हम लोग कवर कर रहे थे सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट के साथ डिफरेंट सिस्टम्स क्या है, ओके। सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एंड इंसेंटिव्स, राइट। उसमें हम लोगों ने बहुत सारे मेथड्स कवर किया था, जिसमें हमारा एक मेथड था टाइम बेस्ड सिस्टम, ठीक है, जिसमें आपका था स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। इसमें एम्प्लॉय का जो वेज है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, बहुत ही सिंपल है। जितना घंटे एम्प्लॉय ने काम किया है उसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए रेट पर आवर, ओके। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया था आउटपुट बेस्ड सिस्टम, जिसमें एक सिस्टम आपका था स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, यानी कि जितना पीस का आपने काम किया, जितना आउटपुट आपने निकाला है पर आउटपुट आपको पेमेंट किया जाएगा, ओके। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पढ़ा, जिसमें नंबर 1 पे आता था टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ओके। इसमें टेलर ने एम्प्लॉइज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है एफिशिएंट एम्प्लॉइज और एक है इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। बिल्कुल, एफिशिएंट एम्प्लॉइज को 120% मिलेगा ऑफ देयर नॉर्मल वेज, जितना उन्होंने काम किया है उसका 120% आज रिवार्ड मिलेगा, ओके। सिमिलरली इनएफिशिएंट जो एम्प्लॉइज है उन्हें पेनाल्टी मिलेगा और उन्हें मिलेगा 80% ऑफ देयर नॉर्मल वेज। उसके बाद हम लोगों ने एक और मेथड कवर किया था जो था मेरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मेरिक्स क्या बोलता था कि भाई जितना स्टैंडर्ड है उसमें से अगर आपने उसका 83% से अगर आपने कम प्रोड्यूस किया है देन यू आर ए बिलो एवरेज एम्प्लॉय और आपको मिलेगा नॉर्मल पीस रेट सिस्टम। जितना आपने प्रोड्यूस किया है उतना आपको मिलेगा। अगर आपने 83 से 100% के बीच में प्रोडक्शन किया है देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर 110% ऑफ योर प्रोडक्शन और 110% ऑफ योर ओरिजिनल पीस रेट। अगर आपने 100% से ज्यादा का प्रोडक्शन किया है देन इन दैट केस आपको बोनस मिलेगा 120% ऑफ योर ऑर्डिनरीली पीस रेट। जो आपका वेज होगा वो आएगा 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट सिस्टम। गैंग टैक्स बोनस प्लान में क्या था? गैंग टैक्स बोनस प्लान में अगर आप एक स्टैंडर्ड एम्प्लॉय हो तो आपको मिलेगा, अगर आप एक बिलो स्टैंडर्ड एम्प्लॉय हो तो आपको मिलेगा नॉर्मल टाइम रेट, जो गारंटेड टाइम रेट है वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन किया है 8 स्टैंडर्ड तो आपको टाइम रेट का कितना मिलेगा? 20% बोनस मिलेगा। लेकिन अगर आपने एबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया है देन इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर हाई पीस रेट सिस्टम, ओके। उसके बाद हम लोगों ने हालसे का प्रीमियम प्लान पढ़ा था, प्रीमियम बोनस प्लान, जिसमें हालसे क्या बोलते थे, जो आपका फेडरिक आर्थर हालसे, उन्होंने बोला था कि अगर एक एम्प्लॉय कुछ टाइम सेव कर रहा है तो पहले उसका वेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इनटू टाइम रेट। उसके बाद हालसे ओयर प्लान आया था, वो भी सिमिलर था आपका हालसे प्रीमियम प्लान का, बट यहाँ पे एक ही डिफरेंस था, 50% की जगह आपको लेना है 33.13% और 33.33%। रोआन प्रीमियम प्लान उस केस में कितना लेना है आपको? रोआन प्रीमियम प्लान में आपका बहुत ही सिंपल था, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस आपको जो बोनस कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है? टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। इस मेथड के हिसाब से आपको रोआन प्रीमियम प्लान में इंसेंटिव कैलकुलेट करना था, ओके। उसके बाद एक और मेथड था जो हमने पढ़ा था, वो था बार्थ वेरिएबल शेयरिंग मेथड। इसमें क्या था? आपका टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा? बहुत ही सिंपल है, टाइम रेट इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम अलाउड, इसका रूट ओवर इनटू टाइम रेट कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका आंसर। सर आज के क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले? आज के क्लास में हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले, जिसमें से कभी कभी आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है, कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, ओके। सो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है एम्प्लॉय टर्नओवर, ओके। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एज वेल एज आपकी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखो स्टूडेंट, जब भी हमें कोई छोड़ के जाता है ना, जब भी हमें कोई छोड़ के जाता है, बेवजह छोड़ के जाता है, जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस किया है, जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो हमें दुख तो होगा। चाहे वो कोई अपना हो, ठीक है, चाहे वो कोई पराया हो, कोई भी हो। अगर हमने किसके लिए कुछ किया है, आप खुद सोचो कि एक लड़के का हम एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, उसको ड्रेस वगैरह खरीद के दिया है, उसको गोलगप्पे खाने के लिए लेके गया है, पिज्जा बर्गर ये सब खाने के लिए खाने को दिया है, ओके।
और उसे टेडी वगैरह दिया है वैलेंटाइंस डे पे, ठीक है, वैलेंटाइंस डे पे रोज, टेडी डे पे टेडी, चॉकलेट डे पे चॉकलेट, ये सब कुछ दिया है। और अगर वही उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चले जाए, किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाए, जो आज आपकी एसेट है, जो आज आपकी एसेट है, वो किसी और की अगर एसेट कल को बन जाए, तो आपको दुख तो लगेगा ना, बिल्कुल सर लगेगा। जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसका कुछ तो रिटर्न नहीं मिला, ठीक है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसका रिटर्न तो कुछ भी नहीं मिला। जितना दुख एक लड़के का ब्रेकअप पे टाइम पे लगता है ना, उतना ही दुख, उतना ही पेन होता है जब कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है, ठीक है। एक लड़के को दुख होता है ना कि भाई मैंने इतना खर्चा किया था, ठीक है, मैंने एक लड़की के पीछे इतना टाइम दिया, इतना खर्चा किया, वो किसी और के साथ भाग गई। सिमिलर है, सिमिलर दुख आपको लगेगा, जब सिमिलर पेन आपको होगा, उतना ही दर्द आपको होगा, ठीक है, उतना ही दिल पे चोट आपका भी लगेगा, जब एक एम्प्लॉयर का भी लगेगा, जब क्या होगा, एक एम्प्लॉय उसके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाता है, ओके। अगर एम्प्लॉइज का जो चेंज होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का जो भी चेंज होता है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ लोग आपको छोड़ के जाते हैं, कुछ नए लोग आपके आते हैं जिंदगी में, तो उसे बोला जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी नए एम्प्लॉइज आते एंड जो भी अदर एम्प्लॉय छोड़ के जाते, ये जो रेशियो है ना, आने जाने का जो सिलसिला है, आने जाने का जो ये प्रोसेस है, इसे बोला जाता है लेबर टर्नओवर और एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब सर क्या है? एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एम्प्लॉय फोर्स ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड मेजर अगेंस्ट ए सुइटेबल इंडेक्स, ओके। लेबर टर्नओवर हम किसे बोलेंगे? हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में कुछ लोग हर साल ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी का रिटायरमेंट होने वाला है, ठीक है, किसी का मतलब रिटायरमेंट हो चुका है, एज हो चुका है, उसका रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे। तो ये जो रेशियो है ना, ये आने जाने का जो सिलसिला है, इसको अगर हम एक रेशियो में मेजर करेंगे तो इसे बोला जाता है लेबर टर्नओवर, ओके। सर कौन सा रेशियो होगा, कैसे हम मेजर करेंगे कि एम्प्लॉइज, हमारा जो लेबर टर्नओवर है वो अच्छा है या फिर हमारे लिए बुरा है? ठीक है, देखो हर एक इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट करते हो ना, उस इंडस्ट्री के बाकी कंपनीज को या फिर पूरा इंडस्ट्री के एवरेज को आपको चेक करना है। क्या इस इंडस्ट्री में क्या स्टेटस है, कितने लोग हर साल आते हैं, कितने लोग छोड़ के जाते हैं। सर क्या लोगों का आना और छोड़ के जाना अच्छी बात है? कुछ हद तक ये अच्छा है, क्योंकि आपकी एम्प्लॉय से कुछ ओल्ड लोग चले जाएंगे, कुछ इनएफिशिएंट लोग चले जाएंगे, या फिर कुछ लोग जिन्हें एज हो चुका है वो चले जाएंगे, और कुछ नए फ्रेश माइंड आपके बिजनेस में एंटर करेंगे। बिल्कुल, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हद से ज्यादा ये हो रहा है ना, अगर हद से ज्यादा आपके एम्प्लॉइज छोड़ के जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही खराब है, ठीक है। लेबर टर्नओवर इज ए गुड थिंग, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए, ठीक है। लेबर टर्नओवर होना अच्छी बात है, ओके, लेकिन ये एक पर्टिकुलर लिमिट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने नए लोग आएंगे ना आपके बिजनेस में, आपको उनके ऊपर खर्चा भी करना है, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह भी देना है, आपकी प्रोडक्शन हम पर होगा, बहुत सारे कर्जे से। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लेबर टर्नओवर क्या है? लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है सर? एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉइज का चेंज होता है ना, एम्प्लॉइज की कंपोजिशन में जो भी चेंज है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, इसे बोला जाता है एक स्पेसिफाइड पीरियड में कितने लोग कितने लोग कंपनी में ज्वाइन कर रहे, कितने लोग छोड़ के जा रहे, इसे बोला जाता है लेबर टर्नओवर, ओके। इसे सर मेजर कैसे करेंगे? इसे मेजर करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। लेबर टर्नओवर का कितना परसेंटेज है, उसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला है। आपको उसके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या फिर आपकी जो भी उस इंडस्ट्री में जो भी बड़े बड़े कंपनीज है उनके साथ आपको कंपेयर करना है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अगर आपका कम है लेबर टर्नओवर तो वो अच्छी बात है, अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो ये बहुत ही खराब चीज है। सर एक बात बताइए, कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ के जाएगा? ठीक है, कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों छोड़ के जाएगा? आप सोचो कि लड़कियां क्यों ब्रेकअप कर लेते हैं लड़कों से, ओके। व्हाट आर द कॉजेस? तो पहले हमें जानना चाहिए व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, ओके। लेबर टर्नओवर या फिर एम्प्लॉय टर्नओवर, इसका कॉजेस क्या क्या है? देखो, वो हमें क्यों छोड़ के गई थी ये वजह तो हमें नहीं पता, लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर का जो वजह है ना, एम्प्लॉय टर्नओवर या फिर लेबर टर्नओवर का जो वजह है, उसे नॉर्मली
3 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपका आपकी वो जो है ना, वो आपको क्यों छोड़ के गई है, इसकी वजह तो बस आपको ही पता होगा, लेकिन एम्प्लॉय टर्नओवर का वजह क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर का रीजन क्या है, ये हमें पता है। ओके, एम्प्लॉय टर्नओवर नॉर्मली 3 वजहों से होता है। नंबर 1 इज योर पर्सनल कॉज। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर? नंबर 1 इज पर्सनल कॉज, नंबर 2 जो कि अनअवॉइडेबल कॉजेस है, एंड नंबर 3 इज योर अवॉइडेबल कॉज। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, these are the most important theory question for your examination because इसमें से क्वेश्चन बार बार आता है। ओके, what is employee turnover and what are the causes of employee turnover? So employee turnover के causes क्या क्या है? पहला है पर्सनल कॉजेस। सर क्या हो सकता है? एक एम्प्लॉय क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएगा? क्या क्या पर्सनल कॉजेस हो सकते हैं? नंबर 1, उसे लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, सोचो कि आपने एक लड़की को प्यार किया और उसे गवर्नमेंट जॉब वाली मिल गया, गवर्नमेंट जॉब वाला कोई लड़का मिला, आईएएस वाला। ठीक है, सो वो उसके साथ चलेगी, क्योंकि जहां ज्यादा सिक्योरिटी है लोग वहीं पे जाएंगे। सो यहां पे भी वही सिंपल है कि पर्सनल कॉजेस क्या क्या हो सकता है एक एम्प्लॉय का जाने का। नंबर वन जो पर्सनल कॉज है वो है चेंज ऑफ जॉब फॉर बेटरमेंट। एक कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको हाइक नहीं मिल रहा है जॉब का। ठीक है, आपकी सैलरी हाइक आपको मिल नहीं रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपके कैरियर में प्रमोशन वगैरह नहीं हो रहा है, देन अल्टीमेटम एम्प्लॉय के पास कुछ ऑप्शन नहीं है, या फिर एम्प्लॉय को बेटर जॉब मिल रहा है। आप अभी एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको एक और दूसरा अच्छा ऑफर आने वाला है। ठीक है, एक कंपनी अच्छा ऑफर दे रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप उस जॉब को स्विच कर लोगे, क्योंकि आज ए ह्यूमन, हमें ज्यादा बेनिफिट जहां पे मिलेगा हम उसी पे जाएंगे। तो यहां पे है चेंज इन जॉब फॉर बेटरमेंट। अगर कोई एम्प्लॉय को अच्छा जॉब मिल रहा है फ्रॉम हिज करेंट जॉब और करेंट पोजीशन, देन डेफिनेटली ही और सी मे स्विच द जॉब। ओके, कोई आज के डेट में लॉयल नहीं है। ठीक है, आज के डेट में कोई भी लॉयल नहीं है। सिंपल एक चीज लॉयल है, वो है मनी। जहां पे मनी मिलेगा वहां पे लोग जाएंगे। तो जहां पे ज्यादा पैसा मिलेगा, जहां पे ज्यादा अच्छा पोजीशन मिलेगा, लोग वहां पे जाएंगे। तो पर्सनल कॉज में एक हो सकता है जॉब फॉर बेटरमेंट ऑफ द जॉब। ओके, उसके बाद एक हो सकता है जो है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इलनेस और ओल्ड एज। बहुत सारे लोगों को चाहिए कि भाई मैं 60 में रिटायर्ड होऊंगा, उससे ज्यादा अच्छा है कि 60 तक कौन काम करेगा, मेरे पास अभी ठीक ठाक अमाउंट का सेविंग है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपनी जॉब से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लेता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हमारे पास अभी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी है, सो वी मे टेक सम रेस्ट। ओके, बिफोर रिटायरमेंट होने से पहले हम कुछ रेस्ट ले लेते और अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते, अपनी फैमिली अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते। तो प्री मेच्योर रिटायरमेंट बहुत सारे लोग ले लेते। या फिर अगर किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो वो भी अपनी जॉब से छुट्टी ले सकता है, प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऐसा हो सकता है। ओके, तो ये भी पूरा का पूरा पर्सनल कॉज है। उसके बाद आता है डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये नॉर्मली क्या होता है ना, ये नॉर्मली होता है फीमेल एम्प्लॉयज के केस में। शादी के बाद जब फीमेल एम्प्लॉयज का शादी हो जाता है ना, तो वहां पे उनके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है घर को संभालने का, अपने हस्बैंड के पास रहने का। ओके, बहुत सारे केस में ऐसे होता है। ऑन एंड ये एक और चीज है कि अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे आ जाता है ना, ठीक है, मैटरनिटी लीव जो एम्प्लॉयज लेते हैं ना फीमेल एम्प्लॉयज, वो एक लंबा गैप रहता है। ओके, तो फीमेल एम्प्लॉयज के केस में ये बहुत नॉर्मल केस है कि ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी वो क्या करेंगे, एक लंबा छुट्टी ले लेंगे। ठीक है, 1-1.5 साल का छुट्टी ले लेंगे जब तक वो बच्चा थोड़ा सा मतलब बड़ा ना हो जाए। और उस टाइम पे आपने इतना गैप ले लिया होगा कि आपको अब बाकी काम करने का, ऑफिस जाने का मन नहीं करेगा। बहुत सारे लोग इस वजह से लीव ले लेते और एम्प्लॉय टर्नओवर का ये एक मेन वजह है। इसी वजह से बहुत सारे कॉर्पोरेट क्या करते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज को हायर नहीं करते ना। बहुत सारे थोड़ा सा हेजिटेट वो होते हैं कि फीमेल एम्प्लॉयज को हम हायर करेंगे, फिर शादी के बाद अगर ये एफिशिएंट है, फिर भी अगर शादी के बाद ये कंटिन्यू नहीं कर रहा है जॉब, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो 3 चीजें पर्सनल पर्पज के लिए हो सकता है। नंबर 1 इज चेंज ऑफ द जॉब फॉर बेटरमेंट। ये तो आपकी चॉइस है कि आपसे अगर कोई अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली लोग स्विच करेंगे। लोगों को अगर बेटर ऑप्शन मिल रहा है ना, तो लोग डेफिनेटली स्विच करेंगे, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो जॉब हो। ओके, तो उस केस में भी अगर किसी एम्प्लॉय को बेटर जॉब मिल रहा है फ्रॉम हिज करंट पोजीशन, देन ही डेफिनेटली स्विच हिज जॉब, तो वहां पे लेबर टर्नओवर होगा। दूसरा है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इलनेस
ओल्ड एज और इलनेस और इल हेल्थ। अगर कोई एम्प्लॉय प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना चाहता है तो उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। तीसरा है डोमेस्टिक प्रॉब्लम, मतलब लड़कियों का बेसिकली ये होता है शादी के बाद वो लोग जॉब नहीं करते कुछ लड़कियां, या फिर अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे आ जाते हैं ना तो उस टाइम पे भी वो ज्यादा जॉब नहीं कर पाते, रेस्ट लेते, तो ये एक लेबर टर्नओवर का मेन वजह है। उसके बाद है डिसकंटेंट ओवर द जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। बहुत सारे लोगों को, सपोज कोई वर्किंग एनवायरनमेंट है जहां पे टॉक्सिक लोग रहते हैं, ठीक है, सपोज मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं और मेरे जो कलीग्स है सारे के सारे टॉक्सिक नेचर के, मुझे उनकी जो नेचर है वो पसंद नहीं है, तो कुछ लोग हरासमेंट के थ्रू, कुछ लोग मेंटल हरासमेंट हो जाता है कि यार मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे रहूंगा, कैसे काम करूंगा, उससे अच्छा है कि मैं जॉब चेंज कर लेता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि अगर कलीग्स अच्छे नहीं है ना, ये बहुत सारे नॉर्मल प्रैक्टिकल केस में होता है, बहुत सारे लोग अपने जॉब में डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि कलीग्स अच्छे नहीं है, कोऑपरेटिव लोग नहीं है, साथ में जो लोग काम करते हैं वही लोग आपके पीछे बात करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ अगर किसी को नहीं रहना है तो वो डेफिनेटली जॉब स्विच करेगा। तो अगर वर्किंग एनवायरनमेंट बेटर नहीं है, वर्किंग एनवायरनमेंट अगर बेटर नहीं है तो एक एम्प्लॉय में वहां पे सर्वाइव नहीं, मतलब एक एम्प्लॉय में भी सर्वाइव ना कर पाए और वो क्या करेगा, जॉब से रिजाइन कर लेगा। तो पर्सनल कॉजेस की अगर हम बात करें तो 3 पर्सनल कॉजेस तो ऐसे है जिसमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं एज ए एम्प्लॉयर हूं, मैं एज ए कंपनी का ओनर हूं या फिर कंपनी का मैनेजमेंट हूं, तो मैं इन तीनों केस में कुछ नहीं कर सकता। पहले वाले केस में थोड़ा बहुत कर सकता हूं, सैलरी हाइक वगैरह दे सकता हूं। अगर किसी एम्प्लॉय को बेटर पोजीशन मिल रहा है कहीं पे, तो वो अगर मुझे बोलेगा, अगर वो नहीं बोलेगा ना और चोरी छुपे चला गया, ठीक है, सपोज मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसने बोला कि नहीं हमारी घर वालों ने एक आईएएस के साथ मेरा रिश्ता तय किया है, अगर आप उससे ज्यादा अर्निंग करोगे, ठीक है, तो मैं आपसे शादी करूंगा, वरना वो मैं वो ऑप्शन चूज करूंगा, मेरे घर वाले फोर्स कर रहे हैं। तो अगर वो मुझे बताएगी कि मेरी शादी आईएएस से होने वाली है और आप उससे ज्यादा इनकम करो, तो मैं ट्राई करूंगा ना कि हाँ अगर आईएएस की सैलरी 2.5 लाख पर मंथ है तो मैं शायद 3 लाख इनकम कर लूं, ठीक है। लेकिन अगर वो बिना बताए ही चले जाएगी ना, बिना बताए अगर उसने बोला कि नहीं डायरेक्ट शादी का कार्ड लेके आ रही है, डायरेक्टली अगर वो शादी की कार्ड लेके आ रही है मेरे पास, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं। तो ये जो पहला पॉइंट है चेंज ऑफ द जॉब फॉर बेटरमेंट। अगर एम्प्लॉय बताता है कि हाँ मुझे और एक कंपनी से सेम क्वालिफिकेशन के बेसिस पे मुझे ज्यादा सैलरी ऑफर हो रहा है, ज्यादा बेटर पोजीशन ऑफर हो रहा है, क्या आप मुझे इतना सैलरी दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो मैं कंपनी स्विच नहीं करूंगा, अगर आप नहीं दोगे तो वहां पे अच्छा मिल रहा है तो मैं वहां पे स्विच करूंगा। अगर ये एचआर को वो बता सकता है तो यहां पे हम इसे रोक सकते हैं, वरना ये जो दोनों केस है ना, ये दोनों केस में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पे लेबर टर्नओवर होगा ही होगा, ठीक है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है, इससे हमें इंप्रूवमेंट करना है एज ए मैनेजमेंट, ठीक है। तो यही पे ये दिया है, देखो आ जाओ। In all the above cases, the employee leave the organization at his will and therefore it is difficult to suggest any possible remedy in the first 3 cases. Okay. फास्ट के जो तीनों केस है ना, अगर एम्प्लॉय यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सर क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एम्प्लॉय सैलरी ज्यादा चाहता है या फिर एम्प्लॉय बताया ही नहीं आपको। ओके, एम्प्लॉय या तो आपसे ज्यादा सैलरी डिमांड करेगा या फिर तो एम्प्लॉय आपको बताएगा ही नहीं कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं, वो चुपचाप जाएगा और एक दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, अगर वहां से अच्छा ऑफर आ रहा है। लेकिन इन दोनों केस में जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट है, वहां पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर एम्प्लॉय आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, अगर आपको एक एग्जिट इंटरव्यू दे रहा है, देन इन दैट केस यू कैन प्रोबेबली टेक सम स्टेप कि आप उसका सैलरी हाइक कर लो और आप उसको बेटर पोजीशन ऑफर कर लो, ये हो सकता है। लेकिन जो चौथा वाला पॉइंट है ना, डिसकंटेंट ओवर द जॉब एंड वर्किंग एनवायरनमेंट, ये वाला जो केस है ये कंसर्निंग पॉइंट है और यहां पे हमें स्टेप लेना चाहिए। तो क्या दे रहा है, बट द लास्ट वन कैन बी ओवरकम बाय क्रिएटिंग कंडीशन लीडिंग टू ए हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। फॉर दिस ऑफिसर शुड प्ले ए पॉजिटिव रोल एंड मेक श्योर दैट देयर सबऑर्डिनेट वर्क अंडर हेल्दी वर्किंग कंडीशन। इस वाले स्टेप हमें, इस वाले जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, फोर्थ वाला पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं, कुछ स्टेप ले सकते हैं। इसके लिए हमें जो मैनेजर से, जो टीम लीडर से, जिन्हें प्रोजेक्ट में लीड रोल दिया गया है, उन्हें ट्रेन करना पड़ेगा कि अपने एम्प्लॉइज, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कैसे अच्छे से पेश आना है, उन्हें कैसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल ग्रो कर सकता है,
ठीक है। तो पहले 3 हम कुछ नहीं कर सकते, अगर पहले केस में भी फिर भी कर सकते हैं अगर एम्प्लॉय बता रहा है, लेकिन बाकी के जो 2 केस है डबल आई मतलब प्रीमेच्योर रिटायरमेंट केस ड्यू टू इल हेल्थ और ओल्ड एज, वो आप नहीं रोक सकते किसी भी कीमत पे। और लास्ट वाला पार्ट है डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, इससे भी आप नहीं रोक सकते। तो आप चौथा और फर्स्ट को कंपेयर मतलब रोक सकते हो, लेकिन फोर्थ वाला आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा कॉज है जो बाकी एम्प्लॉयज को भी क्या करेगा, मोटिवेट करेगा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाए। ओके, सो अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सर पढ़ क्या रहे, हम पढ़ रहे कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्नओवर एक ऐसे कंपोजिशन है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्कफोर्स में जो भी चेंजेस आता है ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, इसे बोला जाता है लेबर टर्नओवर। ओके, सो पहले हम पता करेंगे कि सर लेबर टर्नओवर होता क्यों है, उसके बाद हम बात करेंगे कि सर इसे रोकेंगे कैसे और इसका क्या इंपैक्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। राइट सर, सो पहला कॉज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज योर पर्सनल कॉज, उसमें 4 पॉइंट्स है। ओके, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते, दैट इज योर अनअवॉइडेबल कॉजेस। ओके, तो सर कुछ अनअवॉइडेबल कॉजेस है लेबर टर्नओवर के जिसे मैनेजमेंट चाहे तो रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, मैनेजमेंट अपने एज होल ये कुछ नहीं कर सकता, आपको बस लेबर टर्नओवर कैसे कम होगा वो सोचना है। अनअवॉइडेबल कॉजेस क्या बोले, अनअवॉइडेबल कॉजेस आर दोज अंडर व्हिच इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टू आस्क वन और मोर ऑफ देयर एम्प्लॉइज टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। सच कॉजेस आर सम्ड अप एज लिस्टेड बिलो। देखो इस वाले केस में ना ऑर्गेनाइजेशन खुद चाहेगा कि यार एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए। ठीक है, ये जो कॉजेस है इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो मैनेजमेंट है ना, वो खुद चाहेगा कि कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले जाए, कुछ एम्प्लॉयज को बोला जाएगा कि भाई आप छोड़ के चले जाओ, ठीक है, आपको हम रिट्रेंच कर रहे हैं, आप छोड़ के चले जाओ प्लीज, हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो ये सारे जो कॉजेस है ये अनअवॉइडेबल कॉजेस है, और इसमें पहला जो आता है वो है सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। ओके, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस। सपोज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पीक पीरियड पे आपका बिजनेस है और ये सीजनल है, ये टेम्पररी ग्रोथ है आपके बिजनेस में, सो इन दैट केस आपको एम्प्लॉय ज्यादा चाहिए, लेकिन वो पीरियड अगर एक बार खत्म हो गया देन आपको दोबारा उन एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। देखो जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं, जैसे आपका आया कोविड। ओके, आपका कोविड-19 जब आया ना, कोविड-19 से पहले हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेडिशनल बिजनेस रन करते थे वो भी ट्रेडिशनल बिजनेस रन कर रहे थे अपना नॉर्मली। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जो भी एम्प्लॉइज थे जो भी अपनी ऑफिसेस वगैरह में एम्प्लॉइज काम करते थे वो भी ऑफिस में काम करते थे। जैसे ही कोविड-19 आया पूरे के पूरे दुनिया में लॉकडाउन हो गया, बहुत सारे कंट्रीज में एट ए सेम टाइम लॉकडाउन हो गया। ओके, सो बिजनेसेस सारे के सारे बंद रहे। ओके, जो भी फैक्ट्री प्लांट जो ऑफिसेस वगैरह था वो पूरा का पूरा 3-4 महीने क्लोज रहा। कोविड के 2-3 स्टेज आए ना, तो उन 2-3 स्टेज में बहुत सारे टाइम तक क्या हुआ कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद रहे। लोगों ने प्रीफर किया कि हम अब वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करेंगे, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। बिल्कुल, सो इसकी वजह से जो गूगल कंपनी है, जो कि सबसे बड़ा वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो कि डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो, चाहे वो एप्स हो गया, चाहे वो कोई वेबसाइट वगैरह हो गया, वो सब कुछ प्रोवाइड करता है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, ये जो सॉफ्टवेयर वाले कंपनीज है, जो डिजिटल कंपनीज है, इन लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इन लोगों का मतलब सिंपली मैं अगर बोलूं तो आईटी सेक्टर में अचानक एक बहुत बड़ा ग्रोथ आया, बहुत बड़ा बूम आया आईटी सेक्टर की सर्विसेज में, आईटी सर्विसेज में। तो इतने लोग तो थे नहीं, तो आईटी वालों ने क्या किया कि अपॉइंट कर लिया। जैसे गूगल है, गूगल ने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया, क्योंकि यूट्यूब का जो उसका प्लेटफॉर्म है वो भी ग्रो कर रहा था, उसका जो भी गूगल का अदर एप्स है वो भी ग्रो कर रहा था, ईमेल, जीमेल जो भी था सब कुछ, क्योंकि हर कोई क्या कर रहा था ना, ऑनलाइन सर्विसेज ले रहा था। ठीक है, तो यहां पे हुआ क्या, गूगल को बहुत वर्कफोर्स की जरूरत पड़ा, तो गूगल ने अपॉइंटमेंट भर भर के किया। लेकिन जैसे ही कोविड-19 खत्म हुआ, ठीक है, 2021 में कोविड आया था, 2020 में कोविड आया था, उस टाइम पे 2022 आते आते गूगल ने एक टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को अपॉइंट कर लिया। और गूगल के सैलरी आपको पता है कैसे होता है, करोड़ों में होता है सैलरी। गूगल ने अच्छा खासा सैलरी भी ऑफर किया, लेकिन दिक्कत तब आया जब कोविड खत्म हो गया।
कुछ लोगों का जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो अपनी ट्रेडिशनल मेथड पे ही शिफ्ट हो गया, वो अब डिजिटलाइजेशन सर्विस को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, कोविड के टाइम में तो हर किसी ने डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट किया, लेकिन कोविड के बाद कुछ लोगों ने डिजिटल में शिफ्ट हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, डिजिटल की जो यूजेस है उससे कम कर लिया। अब इसकी वजह से गूगल का जो काम है ना वो भी कम हो गया। गूगल का काम जब कम हुआ ना तो गूगल ने क्या किया, गूगल ने देखा कि भाई हमारे पास अभी बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं और अगर हम इन्हें सैलरी पेमेंट करते जाएंगे तो हमारी कंपनी का रेवेन्यू लॉस होगा। ठीक है, कंपनी रिकरिंग प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। इस वजह से गूगल ने क्या बोला, गूगल ने बोला कि भाई देखो बहुत हो गया, आपको अपॉइंट करके हमने बहुत अच्छा किया, आपके साथ काम करके हमें अच्छा लगा, लेकिन अब आप टाटा बाय बाय, अब हम फिर आपसे कभी बाद में मिलेंगे, अभी तो आपके लिए कोई जॉब नहीं है। गूगल ने अपनी 12,000 एम्प्लॉइज को निकाल लिया एट ए टाइम, ले ऑफ कर लिया। तो ये जो लेबर टर्नओवर हो रहा है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस। एक टाइम पे बहुत ज्यादा बूम था और एक टाइम के बाद पूरा डाउन हो गया। तो जो सीजनल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फायर क्रैकर्स का आपका फैक्ट्री हो, चाहे अब आप छतरी बनाने की फैक्ट्री बता दो, और भी जो भी सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, ये सारे केस में क्या होगा, डिमांड 6 महीना रहेगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम में कोई भी डिमांड नहीं रहेगा। तो बाई फोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने एम्प्लॉयज को निकालना है। ओके, तो ये एक लेबर टर्नओवर का मेजर प्रॉब्लम है जिससे कोई अवॉइड नहीं कर सकता, मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता इसमें। दूसरा है शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, स्लैक ऑफ मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। देखो अगर रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, अगर पावर फेलियर है, पावर की शॉर्टेज है, या फिर अगर मार्केट ही डाउन हो चुका है, ठीक है, मार्केट ही अगर डाउन हो चुका है, कुछ साल पहले सर्दियों में कैप जैसा आता था, ईयर का कैप, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने अगर यूज किया है वो, ठीक है, तो उसका एक ईयर में इन दोनों जो आपकी कान है ना उसे कवर करने के लिए एक कैप आता था। ठीक है, आपके हेड के पीछे आप लगाते थे उसे, तो आपको जो कान में जो है वो हवा नहीं जाएगा और आपको सर्दी थोड़ा सा कम लगेगा। वो प्रोडक्ट एक टाइम पे चला, उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो प्रोडक्ट गायब हो गया पूरा का पूरा, उसका मार्केट पूरा का पूरा वैनिश हो गया। ठीक है, सो उस केस में क्या है कि अगर वो बिजनेस करते थे, जो जहां पे वो प्रोडक्शन होता था, वहां पे जो भी एम्प्लॉयज थे उन्हें निकालना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट का डिमांड ही कम होता जा रहा है, मार्केट में अब डिमांड नहीं है उस प्रोडक्ट को लेके, देन आपको भी मजबूरन क्या करना पड़ेगा, आपकी प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन कम करना है तो लेबर टर्नओवर तो होगा ही होगा सर, बिल्कुल। अगर रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, अगर रॉ मटेरियल आपके पास ऑफिशियल नहीं है जितना आपको प्रोडक्शन करना है, तो उस केस में भी आपको क्या करना है, आपको एम्प्लॉयज को निकालना है। तो इनमें मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई भी प्रोडक्ट का मार्केट डाउन हो रहा है ना, तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है, मैनेजमेंट के पास कुछ ऑप्शन नहीं है। ओके, चेंज इन द लोकेशन ऑफ द प्लांट। देखो नॉर्मली क्या होता है, प्लांट वगैरह या फिर फैक्ट्री वगैरह में जो भी एम्प्लॉइज काम करते हैं ना, वो लोकल लोग होते हैं, वो लेबर होते हैं, नॉर्मली फिजिकल काम जो करते हैं। ओके, अगर किसी एक जगह पे प्लांट है, सपोज मेरा दिल्ली में प्लांट है, तो मैं क्या करूंगा, जो दिल्ली के आसपास जो है, यूपी से लोग आ गए, ठीक है, नोएडा से आ गए, दिल्ली में जो है ना, दिल्ली के आसपास के लोग या फिर दिल्ली के जो लेबर है उन्हें लेके मैं काम करवाऊंगा। ओके, मेरी फैक्ट्री में काम कौन करेंगे, नॉर्मली बाहर से भी कुछ लोग जाते हैं लेबर काम करने के लिए दूसरे स्टेट से, लेकिन नॉर्मली 90% लोग क्या करते हैं, उसी स्टेट का जो लेबर लोग होते हैं वो काम करते हैं। जैसे गुजरात में अगर कोई काम कर रहा है, बाहर से भी लोग जाते हैं, उड़ीसा से भी जाते हैं, बिहार से भी जाते हैं, यूपी से भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग गुजरात के होंगे। ओके, सो अगर किसी एक जगह पे आपका प्लांट है, किसी एक जगह के आपकी फैक्ट्री है, तो उस केस में क्या होगा, उस फैक्ट्री को अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, सपोज मेरा फैक्ट्री भुवनेश्वर में, ओके, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और मैं उससे झारखंड क्या करना चाहता हूं, शिफ्ट करना चाहता हूं, तो उड़ीसा में जो जो लोग मेरे पास काम कर रहे, उड़ीसा में जो जो लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, वो क्या होगा, उन्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो एम्प्लॉयज को मुझे ले ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे भी झारखंड नहीं जा सकते, और मुझे मेरी फैक्ट्री झारखंड में लूंगा तो झारखंड में नए एम्प्लॉयज आ जाएंगे, जो झारखंड के लोग हैं वो आज लेबर मेरे पास काम करने आ जाएंगे। तो ये है एक मेन कॉज, अगर प्लांट की लोकेशन चेंज हो रहा है। ओके, उसके बाद आता है डिसेबिलिटी मेकिंग वर्क अनफिट फॉर द वर्क, मेकिंग वर्कर फॉर अनफिट फॉर द वर्क। ओके, देखो अगर कोई एम्प्लॉय का या फिर अगर कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है ड्यूरिंग हिज वर्क, या फिर किसी भी वजह से फिजिकली वो डिसेबल हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता,
तो मजबूरन मैनेजमेंट को उसे निकालना पड़ेगा। कुछ कंपनसेशन दे सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर सकता तो मैनेजमेंट को उसे कंपनी से निकालना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आता है डिसिप्लिनरी मेजर्स। डिसिप्लिनरी मेजर क्या है? जैसे कोई वोमेन एम्प्लॉइज है, उन्हें निकालना पड़ेगा। अगर कुछ डिसिप्लिनरी गवर्नमेंट का कुछ रूल्स वगैरह आता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई एक लेडी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकती, ठीक है, वरना बच्चे पे असर पड़ेगा, तो वो उसे निकालना पड़ेगा। जो चाइल्ड लेबर है उन्हें आप नहीं रख सकते, उन्हें निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है? अनअवॉइडेबल कॉजेस है, जिसमें मैनेजमेंट चाहे तो कुछ नहीं कर सकता। ये जो कॉजेस है ये ऐसे है कि मैनेजमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और लेबर टर्नओवर इन कॉजेस की वजह से होता रहेगा। ओके ओके सर। उसके बाद आपका आता है एक और कॉज, जो है आपका अनअवॉइडेबल कॉज। ओके सॉरी, जो है आपका अवॉइडेबल कॉजेस। पर्सनल कॉजेस हमने डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने अनअवॉइडेबल कॉजेस भी डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे अवॉइडेबल कॉजेस के बारे में। सर अवॉइडेबल कॉजेस क्या है? देखो, ये वो कॉजेस है जो मैनेजमेंट अगर सही स्टेप लेता है, सही टाइम पे आपका सही स्टेप लेता है, तो इन कॉजेस को वो क्या कर सकता है? अवॉइड कर सकता है, लेबर टर्नओवर को रोक सकता है। ठीक है, सो क्या है ये कॉजेस सर? देखो, नंबर 1 आपका है डिसैटिस्फैक्शन विथ जॉब, रेम्यूनरेशन, आवर्स ऑफ वर्क और वर्किंग कंडीशन। अगर एम्प्लॉइज डिसैटिस्फाइड है रिगार्डिंग योर जॉब, जॉब में जो उन्हें मिल रहा है वो उसके लिए, रेम्यूनरेशन जो उन्हें सैलरी मिल रहा है उसके लिए वो खुश नहीं है, आवर्स ऑफ वर्क बहुत ज्यादा काम हो रहा है। जैसे एक आया था ना ENY एक बोल के एक CFR में, ठीक है, बिग 4 ग्रुप का ये एक पार्ट है ENY, अर्स्टन एंड यंग। और ये जो कंपनी है इसका एक एम्प्लॉय, एक CA, फीमेल CA ने सुसाइड कर लिया ड्यू टू ओवरलोड। ओके, वर्क ओवरलोड की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। तो बहुत सारा नेगेटिव आया इस कंपनी के बारे में। बाद में इस कंपनी ने बहुत सारा सफाई भी दिया आके सोशल मीडिया में कि नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉइज है वो वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करे। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला ना ये सब बिग 4 में बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर है, तो बहुत सारे लोगों को अब ये एक प्रायोरिटी नहीं रही कि हम इस कंपनी में ज्वाइन करें, तो कंपनी का नेगेटिव आता है। तो अगर लोग डिससेटिस्फाइड है और वो कंपनी छोड़ रहे, तो वो कंपनी के बारे में नेगेटिव डेफिनेटली बोलेंगे, तो इससे कंपनी का इमेज जो है ना वो बहुत खराब होगा। जैसे बहुत सारे लोग, आपको पता होगा कि टाटा के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलते कि भाई गवर्नमेंट का जॉब जैसा है, टाटा का जॉब ऐसा है, सैलरी टाइम पे मिल जाता है, ठीक है, एम्प्लॉइज को छुट्टी मिलता है, सब कुछ ये होता है। तो एक पॉजिटिव इमेज टाटा की सेट हो चुका है कि हाँ नहीं, अगर हमें टाटा में जॉब मिल रहा है और वो थोड़े से कम पैसे में भी मिल रहा है, अगर आप ITC की बात करो, अगर आप डेलोइट की बात करो, आप ENY की बात करो, इससे थोड़ा सा कम पैसा है टाटा में, नहीं हम टाटा में ही जाएंगे, या फिर हम PSU जॉब्स करेंगे, क्यों? PSU में कम काम करना है। ऐसा एम्प्लॉइज को लगता है ना कि बिग 4 में जाएंगे, बिग 4 में 15 लाख मिल रहा है और PSU में भी 12 लाख मिल रहा है, तो PSU बेटर है, ठीक है। सो क्योंकि वर्कलोड यहाँ पे कम है, तो ये एक हो सकता है कि अगर एम्प्लॉय जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब में डिससेटिस्फाइड है, या फिर रेम्यूनरेशन उसका कम है, या फिर वो ज्यादा काम मिल रहा है, उसे ज्यादा काम हो रहा है, वर्किंग कंडीशन खराब है, तो वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ के जा सकता है। ये एक मेजर कॉज हो सकता है लेबर टर्नओवर का। और इन सारे कॉजेस को एक मैनेजमेंट, एक कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है या फिर HR डिपार्टमेंट, इन सारे चीजों को क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है, इन सारे चीजों को चेंज कर सकता है। दूसरा है स्ट्रेंड रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट, सुपीरियर्स एंड फेलो मेंबर्स। अगर उसकी रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अगर उसकी फेलो जो मेंबर्स है, जो टॉक्सिक मैनेजमेंट है या फिर टॉक्सिक वर्क कल्चर है, टॉक्सिक एम्प्लॉइज है, तो उस केस में एक पर्सन जॉब छोड़ के डेफिनेटली जाएगा। लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड प्रमोशनल एवेन्यूज। अगर एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं यहाँ पे सही तरीके से काम मुझे सिखाया नहीं जा रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्यूचर में ग्रोथ नहीं है, मैं फ्यूचर में कितना ग्रो करूंगा मुझे खुद नहीं पता है, देन इन दैट केस ऑल्सो वो जॉब छोड़ के जा सकता है। उसके बाद लैक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटीज। देखो अदर सर्विसेज भी तो एम्प्लॉयज को चाहिए ना, छुट्टी चाहिए थोड़ा सा, ठीक है,
पिकनिक वगैरह हो ऑफिस में जो लोगों के साथ है, थोड़ा सा पार्टी वार्टी अगर सेलिब्रेट करो, कुछ फेस्टिवल वगैरह है वो सेलिब्रेट करो, ठीक है। दिवाली होली हो गया, मकर संक्रांति हो गया, ये सब आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ओके। इंडिपेंडेंस डे वगैरह आप सेलिब्रेट कर रहे हो, थोड़ा सा कोई क्रिकेट का मैच है वो आप ग्रुप में बैठ के देख रहे हो थोड़ा बहुत, तो यहां से एम्प्लॉयज को थोड़ा सा वर्क में क्या होता है, रिलैक्सेशन फील होता है। लेकिन अगर सिर्फ काम 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 24 घंटे सिर्फ काम ही करना है आपको, तो एम्प्लॉयज में भी ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन ये क्या कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट होके वो क्या कर सकते हैं, जॉब छोड़ सकते हैं। अगर रिक्रिएशनल फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छा नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज वगैरह अच्छे नहीं मिलता है, तो इस केस में भी वो जॉब छोड़ के जा सकते हैं। लो वेज एंड अलाउंसेस, ये तो एक बहुत बड़ा कॉज है। अगर सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन से, आपकी मेहनत से कम आपको मिल रहा है, तो आपको बस अपॉर्चुनिटी चाहिए कि और कहाँ पे अच्छा सैलरी मिल रहा है, हम वहाँ पे स्विच करेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट है ना स्टूडेंट, ये वैसे कॉजेस है जिसे आप चाहो, अगर आप एक एम्प्लॉयर हो ना, आप चाह के इसे कम कर सकते हो। आपको बस सही स्टेप लेना है, आपकी जो मैनेजमेंट है उसे बस सही स्टेप लेना है। तो इसी वजह से इन्हें अवॉइडेबल कॉजेस की लिस्ट में डाला गया है, यानी कि हम इसे अवॉइड कर सकते। दीज आर द कॉजेस व्हिच मैनेजमेंट कैन अवॉइड थ्रू प्रॉपर स्टेप्स, ओके। अनअवॉइडेबल कॉजेस में क्या था कि भाई हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ओके। सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है हमारा बिजनेस, तो हम क्या करें, जैसे गूगल के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, गूगल ने निकाला, लेकिन गूगल के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर वो मेंटेन करते तो गूगल खुद लॉस में आ जाता, शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है वो माइनस में चला जाता, शेयर होल्डर्स को प्रॉपर वैल्यू नहीं मिल पाता, ओके। तो इस वजह से कंपनी को मजबूरन अपने एम्प्लॉयज को निकालना पड़ेगा। तो आईटी सेक्टर में जो ले ऑफ हो रहा है वो ड्यू टू फोर्स, बाय फोर्स, उनके पास अब कुछ ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से वो ले ऑफ कर रहे हैं, ओके। सो ये थे लेबर टर्नओवर के कॉजेस। सर एग्जैक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से बिल्कुल आ सकता है, व्हाट इज लेबर टर्नओवर एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है, ओके। या फिर शॉर्ट नोट भी आपके एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लेबर टर्नओवर। तो सर आपको पूरा लिखना है, बिल्कुल आपको पूरा लिखना है, ओके। देखो, proper and timely management action can be reduce the employee turnover appreciably so far as avoidable causes are concerned। avoidable causes के केस में जैसे मैंने बोला कि मैनेजमेंट अगर सही ढंग का डिसीजन लेता है, ढंग का स्टेप लेता है ना, तो वो अवॉइड कर सकते हैं, ओके। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन फॉलोइंग वेज। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर से सर आपका क्या नुकसान होगा, बस वो बता दीजिए, ओके। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर से सर आपका क्या नुकसान होगा, बस वो बता दीजिए। सर आपका 2-3 तरह की नुकसान हो सकता है। नंबर 1, इवेंट फ्लो प्रोडक्शन इज डिस्टर्ब। देखो, अगर आज मेरे पास 10 लोग हैं, ठीक है, और मैं अपनी कंपनी चला रहा हूं, मैं अपनी जो फैक्ट्री वगैरह है उसे चला रहा हूं, मैंने इन्हें 1 साल से 2 साल से ट्रेनिंग दिया है। अगर ये लोग आज मुझे, इनमें से 1-2 लोग आज मुझे छोड़ के चले जाए, इवन इफ मैं नया बंदा अपॉइंट कर सकता हूं, इवन इफ मैं न्यू रिक्रूटर्स, रिक्रूटमेंट के थ्रू न्यू कैंडिडेट्स अपॉइंट कर सकता हूं, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो ये कि उन्हें सिखाने में टाइम लगेगा। और आज के डेट में जो सबसे वैल्यूएबल आइटम है वो है टाइम। सर हम तो यही बर्बाद कर रहे हैं ना, हम तो सर रील्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक तो नहीं चलता है आजकल ज्यादा, इंस्टाग्राम में, रील्स वगैरह में यही तो बर्बाद कर रहे हैं सर। और आप बोल रहे हो ये सबसे बड़ा एसेट है, बिल्कुल। फॉर एवरीवन सबसे बड़ा आज के डेट में सबसे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ा एसेट है वो है टाइम, ठीक है। हम सबके लिए सबसे बड़ा जो एसेट है वो टाइम। आप भले ही किसी और एक पर्सन को सिखा लोगे, ठीक है, आपके पास आज, मेरे पास आज 10 लोग हैं, उनमें से 3 लोग छोड़ के चले गए, तो मैं जो 3 नए रिक्रूटमेंट है ना वो जल्दी कर सकता हूं। आजकल हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर, बहुत सारे कंपनीज है जो मेरे लिए इंटरव्यू ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि एक नया पर्सन आया ना, वो मेरे कंपनी के कल्चर को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा उसे। उसके साथ साथ उसकी जो एफिशिएंसी है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल 100% नहीं रहेगा जैसे मेरे चल रहा था, ओके। जैसे वो 10 लोग, जो पुराने 10 लोग हैं, वो जिस स्पीड से काम कर रहे थे, जिस एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे थे ना, जो नए 3 लोग आएंगे वो उसी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकते। सो दैट मेरा जो फ्लो प्रोडक्शन है ना, इवेंट फ्लो प्रोडक्शन जो चल रहा था प्रोडक्शन, वो हैम्पर हो जाएगा। प्रोडक्शन तो होगा लेकिन वो हैम्पर हो जाएगा, वो उसी स्पीड में नहीं चलेगा, डाउन हो जाएगा उसका स्पीड, ओके।
efficiency of the new worker is low, productivity of new but experienced worker is low in the beginning। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं कोई एफिशिएंट बंदा भी अपॉइंट करता हूं, अगर मैं कोई एफिशिएंट बंदा भी अपॉइंट करता हूं ना, तो उससे भी मेरे कंपनी के कल्चर के साथ अडॉप्ट होने में टाइम तो लगेगा सर। आज मैं अगर भुवनेश्वर में रहता हूं और मुझे दुबई शिफ्ट होना है, या फिर दुबई छोड़ लो, मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना है, तो 1-2 दिन या फिर 1 महीना मुझे बैंगलोर के साथ, बैंगलोर की जो वेदर है, बैंगलोर की जो भी सिचुएशन है, बैंगलोर की जो भी सराउंडिंग है, उसमें अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगेगा। तो सिमिलरली कोई भी एम्प्लॉय एक नया ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के आता है, उसे अपनी कलीग्स के साथ अच्छे से मतलब अपने कलीग्स के साथ अच्छे से घुल मिलना है। उसके बाद अपनी कंपनी में लोगों को अच्छे तरीके से जानना है, कंपनी के कल्चर क्या है वो जानना है, तो इसमें टाइम तो लगेगा सर। तो आपकी जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो डाउन होगा, आप चाहे न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट करिए, आप चाहे ओल्ड एम्प्लॉय अपॉइंट करिए। ओके, आप एक्सपीरियंस अपॉइंट करिए, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। आपने इनएफिशिएंट फ्रेशर अपॉइंट किया, उसका भी रिजल्ट सेम आएगा स्टार्टिंग में कुछ दिन के लिए। ओके, देयर इज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड इंडक्शन। अगर आपने पूरा का पूरा फ्रेशर अपॉइंट किया है तो उसे ट्रेनिंग भी देना है, उसे उससे ट्रेनिंग देना है, उसकी डेवलपमेंट करना है, उसकी मोरल बूस्ट करना है, ये सब काम आपको करना है। ये दोबारा बहुत खर्चा होगा। ओके, ये दोबारा बहुत ज्यादा खर्चा होगा, तो ये आपकी कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट करेगा। तो ज्यादा लेबर टर्नओवर होना ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये, न्यू वर्कर कॉज इंक्रीजिंग ब्रेकरेज ऑफ द टूल्स, वेस्टेजेस ऑफ द मटेरियल। देखो, नए लोग आएंगे तो वो ज्यादा तोड़फोड़ करेंगे, ठीक है, जो भी मशीनरी है उसका ब्रेकरेज बहुत ज्यादा होगा, जो भी मटेरियल है उसकी वेस्टेजेस ज्यादा होगा, तो ये इनडायरेक्टली आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। ओके, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। अगर आज आपको एक नया पर्सन अपॉइंट करना है तो आप कैसे अपॉइंट करोगे? पहला है कि आप आइदर, जो एक अच्छा तरीका है वो है आप दूसरे किसी कॉन्ट्रैक्टर को, जो लोग भी अपॉइंट करके आपको देते हैं इंटरव्यू वगैरह लेके, आप उन्हें अपॉइंट कर लीजिए, या फिर आप खुद इंटरव्यू प्रोसेस करिए। यानी कि पहले आप इंटरव्यू के लिए ऐड डालोगे, चाहे आपने जॉब मतलब naukri.com हो गया, चाहे इंडीड हो गया, चाहे जो भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है उनमें आप लोगों ने ऐड दिया पहले कि हमें एक एम्प्लॉय चाहिए इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू लेना है। सपोज आपने सिर्फ एक पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया था, लेकिन मतलब ऐड डाला था, लेकिन आगे सपोज 100 एम्प्लॉइज आ गए, 100 लोग आ गए, कैंडिडेट्स 100 है, तो आपको 100 लोगों का इंटरव्यू लेना है। तो उसके लिए जो HR आएगा उसका भी कॉस्ट आएगा सर, उसे भी सैलरी वगैरह पे करना है, उसका भी एक्सपेंडिचर वगैरह है। ओके, तो ये सारे, अगर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ना उसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। ओके, तो ये एक खर्चा है एम्प्लॉय टर्नओवर का। ओके, लेबर टर्नओवर का ये एक खर्चा है। ठीक है, उसके बाद सर चलते कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। सर एम्प्लॉय टर्नओवर का कॉस्ट क्या है? देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर का ना 2 टाइप के कॉस्ट, एम्प्लॉय टर्नओवर का 2 कॉस्ट। एक है प्रिवेंटिव कॉस्ट, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर होने से पहले आपको रुकना है। ठीक है, आपको पहले क्या करना है, पहले स्टेप्स लेना है सो दैट आपके एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट, उसके लिए जो भी आप खर्चा कर रहे हो। और एक है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, यानी कि एम्प्लॉय टर्नओवर हो गया है, अब बस आप क्या करना है उस एम्प्लॉय टर्नओवर को रोकने के लिए, या फिर उसके बाद आप जो स्टेप ले रहे हो। तो चलिए पहले प्रिवेंटिव स्टेप के बारे में बात करते हैं। प्रिवेंटिव कॉस्ट सर क्या है? देखो, प्रिवेंटिव कॉस्ट बहुत ही सिंपल है कि इससे पहले एम्प्लॉय आपको छोड़ के जाए, आप उससे क्या कर रहे हो, आप उसे अपने पास रखने के लिए जो पॉसिबल पॉइंट्स है, जो पॉसिबल स्टेप है वो ले रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड या फिर कोई भी लड़की आपको छोड़ के जाए, ब्रेकअप होने से पहले आप उसे टाइमली मूवी दिखाने के लिए ले रहे हो, टेडी देने के लिए ले रहे हो, चॉकलेट वगैरह टाइम पे दे रहे हो, उसको जो भी इमोजीज वगैरह है वो भेज रहे हो। तो ये सब अगर आप कर रहे हो तो ब्रेकअप होगा ही नहीं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप क्या कर रहे हो, कॉस्ट ऑफ द मेडिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड टू एम्प्लॉइज, अगर आप एम्प्लॉइज को मेडिकल फैसिलिटी वगैरह दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल चेकअप हो गया, ये सब दे रहे हो। कॉस्ट इनकर्डेड ऑन एम्प्लॉइज वेलफेयर लाइक पेंशन, एम्प्लॉय को पेंशन वगैरह दे रहे हो। कॉस्ट इनकर्डेड ऑन बेनिफिट एंड विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिटेन एम्प्लॉइज, आप उन्हें हॉलीडे वगैरह में भेज रहे हो, आप उन्हें टूर वगैरह में कहीं पे भेज रहे हो, आप उन्हें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज दे रहे हो। किसी दिन आपने एम्प्लॉइज को बोला कि भाई जाओ क्रिकेट मैच देख के आओ, ठीक है, क्रिकेट की टिकट आप दे रहे हो, क्रिकेट मैच के टिकट जो है वो आप दे रहे हो, जो भी एम्प्लॉइज के लिए आप खर्चा करो, पिकनिक पे लेके जा रहे हो उन्हें,
ये सारे जो खर्चे हैं ना, ये एम्प्लॉय टर्नओवर को प्रिवेंट करने के लिए हो रहा है, तो ये सारे के सारे आएंगे आपकी प्रिवेंटिव कॉस्ट में। ओके, रिप्लेसमेंट कॉस्ट सर क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है? दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर अराइज ड्यू टू एम्प्लॉय टर्नओवर इफ द एम्प्लॉइज लीव सून आफ्टर दे एक्वायर the necessary training and experience of the good work. Additional cost will be incurred on new workers, cost of the recruitment, training and induction, abnormal breakage and scrap and extra wages and overhead due to inefficiency of the worker। देखो जैसे हमने बात किया था ना कि ये जो कॉस्ट है एम्प्लॉय टर्नओवर की रिलेटेड क्या क्या कॉस्ट है, वो सारे के सारे कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। अगर आपने एम्प्लॉय टर्नओवर होने के बाद स्टेप लिया तो न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने में जो खर्चा आ रहा है वो सर, उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग वगैरह इंडक्शन वगैरह में जो खर्चा आ रहा है वो सारा आएगा आपका कॉस्ट में, रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। आप उन लोगों ने जो भी ब्रेकरेज वगैरह किया है वो भी उसकी कॉस्ट में आ जाएगा। ओके, जो भी एक्स्ट्रा ज्यादा ओवरहेड उन्होंने लिया है, ओके, क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेंगे तो ओवरहेड भी ज्यादा इनकर होगा, तो उसका जो एक्स्ट्रा ओवरहेड कॉस्ट है वो भी आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आएगा। सो ये सारे कॉस्ट आएंगे आपके रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। अगर आफ्टर एम्प्लॉय टर्नओवर आप क्या कर रहे हो, कुछ स्टेप ले रहे हो या फिर कुछ खर्चा कर रहे हो, वो आएगा आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। ओके, सो हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कभी भी अच्छा नहीं है। ओके, इट इज ऑब्वियस दैट ए कंपनी विल इनकर वेरी हाई रिप्लेसमेंट कॉस्ट इफ द रेट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इज हाई। सिमिलरली ओनली एडिक्वेट प्रिवेंटिव कॉस्ट कैन बी कीप एम्प्लॉय टर्नओवर एट ए लो। Each company must therefore work out optimum level of employee turnover, keeping in view its personnel policy and behavior, replacement cost and preventive cost at various level of employee turnover rates। Okay, एम्प्लॉय को सोचना चाहिए कि हमें कम पैसा खर्चा करना है, एम्प्लॉयज को रोक के रखना है, या फिर एम्प्लॉय जाने के बाद हमें ज़्यादा पैसा खर्चा करना है, हमारी कंपनी की गुडविल हम पर होगा, हमारी प्रोडक्शन हम पर होगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी दिमाग में रख के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखने, एम्प्लॉय मैनेजमेंट को प्रॉपर स्टेप लेना चाहिए। ओके ओके सर, तो सर अब हम बात करेंगे एम्प्लॉय टर्नओवर की कुछ मेथड्स के बारे में। ओके, हाउ टू कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर के बहुत सारे मेथड्स है सर, बहुत सारे मेथड्स है। उसमें से 3 मेथड आपके यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, जो है सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड एंड फ्लॉक्स मेथड। लेकिन मैं बोलूँ आपको और भी 2 मेथड है जो आपको अपनी बुक में लिखना है। ओके, और भी 2 मेथड है जो आपको अपनी बुक में लिखना है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या लिखना है। देखो, पहले है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। ओके, एम्प्लॉय टर्नओवर के क्या क्या मेथड है, किस किस मेथड से आप एम्प्लॉय टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, एक है आपका रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड सर क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब है, देखो, this method takes into consideration actual replacement of employees irrespective of number of person leave the organization. Employee turnover under this method is calculated as under। देखो, रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, कितने एम्प्लॉयज को आपने रिप्लेस किया है, कितने एम्प्लॉयज ने आपको छोड़ के गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कितने एम्प्लॉयज आपको छोड़ के गए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने एम्प्लॉयज को आपने रिप्लेस किया है वो इंपॉर्टेंट है। कितने एम्प्लॉयज को आपने निकाला और उनके जगह पे नए एम्प्लॉयज को रखा। ओके, रिप्लेसमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो इस मेथड में काउंट में लिया जाता है। तो एम्प्लॉय टर्नओवर कैसे निकलेगा, देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड ऑन द पेरोल। एवरेज एम्प्लॉयज कैसे आएंगे, ओपनिंग में आपका कितना एम्प्लॉय थे, क्लोजिंग में आपके कितने एम्प्लॉयज है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएंगे आपके एवरेज एम्प्लॉयज। तो रिप्लेसमेंट मेथड क्या बोलता है कि ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड आपके कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए और कितने नए एम्प्लॉयज आए, वो हमें कुछ मैटर नहीं करता। आपने कितने एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया है, कितनों को निकाला है और कितने को न्यू रिक्रूट किया है उनकी जगह पे, वो हमें मैटर करता है। तो वो आएगा रिप्लेसमेंट में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड, वो है आपका रिप्लेसमेंट मेथड का मेन फंडा। ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइड आपको करना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑन द पेरोल, तो आ जाएगा आपका लेबर टर्नओवर का रेट। ओके, उसी हिसाब से जो आपका सेकेंड मेथड है वो है इन दिस सेपरेशन मेथड। देखो, सेपरेशन मेथड क्या बोलता है, इन दिस मेथड एम्प्लॉय टर्नओवर इज मेजर बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड by the average number of employees on the payroll during the same period. Okay, employees turnover under this method is calculated as under number of employees separated during the period.
कितने लोगों ने हमें छोड़ के गए, कितने लोग हमें छोड़ के गए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, वो हमें लेना है सेपरेशन मेथड में, ओके। और डिवाइड करना है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं रिप्लेसमेंट मेथड आपका था जितना एम्प्लॉय रिप्लेस हुआ है, सेपरेशन मेथड आपका क्या है, जितने एम्प्लॉय आपको छोड़ के गए, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल। क्लियर? सो उसके बाद एक और मेथड है जो मैंने यहां पे नहीं लिखा है स्टूडेंट्स, वो आपको लिखना है, वो है एडिशन मेथड, ओके। इसे कहां पे लिखेंगे, यही पे लिख लेते जो स्पेस है। एक मेथड आपका एडिशन मेथड, एडिशन मेथड सिमिलर टू आपका सेपरेशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड में सर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, देखो ये एक मेथड है जो हमने यहां पे मेंशन नहीं किया आपकी बुक में। एडिशन मेथड क्या है, नंबर 1 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एडिशन, नंबर ऑफ एडिशंस, नंबर ऑफ एडिशंस, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा ये नंबर ऑफ एडिशंस, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर, divided by number of additions during the year divided by average number of workers, average number of workers during the period, into 100, ओके। देखो जैसे आपका रिप्लेसमेंट मेथड था ना, सिमिलर है आपका ये एडिशन मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड में हम क्या लेते थे, लेबर टर्नओवर कैलकुलेशन करने के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड, कितने एम्प्लॉइज को हमने रिप्लेस किया है। सेपरेशन मेथड में हम क्या लेते थे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड। सो एडिशन मेथड में हम लोग क्या लेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एडेड, कितने एम्प्लॉइज आए हैं, कितने एम्प्लॉइज को हमने अपॉइंट किया है, एडिशनल, ओके। तो वो है एडिशन, कितने एम्प्लॉइज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुए इस साल, उन्हें लेना है, ओके। उसके बाद आपका आता है फ्लॉक्स मेथड, ओके। फ्लॉक्स मेथड आपका क्या है सर, देखो फ्लॉक्स मेथड क्या है, ये होता है सबसे इंपॉर्टेंट फ्लॉक्स मेथड। दिस मेथड टेक्स बोथ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज नंबर ऑफ सेपरेशंस ड्यूरिंग द पीरियड इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर, ओके। टर्नओवर अंडर दिस मेथड इज कैलकुलेटेड एज अंडर, देखो ये जो मेथड है ये दोनों को कंसीडर करता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड कितने हुए थे प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ले लो एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द ईयर ले लो, डिवाइड कर लो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल, ओके। एवरेज कितने एम्प्लॉइज पेरोल में है, एवरेज एम्प्लॉइज जिन्हें आप, जिससे आप नॉर्मली लेते थे ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपकी रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पीरियड, इतना ले लो, ये आपका आ जाएगा आंसर, ओके। दोनों का अगर हम बोले ना, दोनों मेथड का ये एवरेज है। फ्लॉक्स मेथड क्या है, दोनों मेथड का एवरेज है, दोनों मेथड का एवरेज है आपका फ्लॉक्स मेथड, ठीक है। सो फ्लॉक्स मेथड दो तरीके से निकल सकता है, एक है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड और सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द न्यू ज्वाइनिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल, और नंबर ऑफ सेपरेटेड नंबर ऑफ एक्सेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल, ओके। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल ये कैसे निकलेगा सर, आपका एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द पेरोल अगर आपको निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द बिगिनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो ये है आपका फ्लॉक्स मेथड का पॉइंट, ओके, डन सर। उसके बाद इसके बाद आपका एक है एम्प्लॉय इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर का रेट है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड इनटू 365। देखो बहुत ही सिंपल है,
ये जो इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है, अगर आप 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए निकाल रहे हो ना लेबर टर्नओवर, आपकी जो पीरियड है वो 2 महीने का है, 3 महीने का डाटा है, 4 महीने का डाटा है, अगर आपको इसे ईयरली डाटा में कन्वर्ट करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालोगे फॉर एनम, पर एनम आपको निकालना है। तो उस केस में जितना भी आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है डिवाइड कर लीजिए नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। आप जितने भी पीरियड के लिए निकाल रहे हो, सपोज 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, जितने भी महीने के लिए निकाल रहे हो उससे डिवाइड कर लो इंटू 365, पूरे साल में जितने दिन है आपके पास। ओके, तो इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखो, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट फॉर द पीरियड डिवाइडेड बाय जितना भी आपका लेबर टर्नओवर रेट आया वो ले लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज इन द पीरियड। एक पीरियड में नंबर ऑफ डेज टोटल कितना है उसे डिवाइड कर लो इंटू 365। डन सर, डन। तो एक बार रिवाइज करते, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर कैलकुलेशन करने के लिए सर मेथड्स क्या क्या है। नंबर 1 आपका है रिप्लेसमेंट मेथड। आपका पहला है रिप्लेसमेंट मेथड, यानी कि कितने एम्प्लॉयज को आपने रिप्लेस किया है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द वर्कफोर्स। एक वर्कफोर्स में आपने कितना एम्प्लॉयज को रिप्लेस किया है डिवाइडेड बाय आपका एवरेज वर्कफोर्स कितना है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक कवर किया है एडिशन मेथड। एडिशन मेथड मैंने बोला आपको कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एडेड ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ड्यूरिंग द पीरियड, वो कर लेना। सेपरेशन मेथड क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पीरियड इनटू 100, ये आ जाएगा सेपरेशन मेथड। उसके बाद आता है फ्लॉक्स मेथड। फ्लॉक्स मेथड क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेट, मतलब कॉम्बिनेशन ये है आपका सेपरेशन मेथड एंड रिप्लेसमेंट मेथड का। सो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द पेरोल। ओके, ओके सर। सो ये है टोटल आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर की क्वेश्चंस। ओके, तो इसके बाद आपके कुछ और छोटे मोटे थियोरेटिकल पॉइंट्स बच जाता है जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ओके, सो आज के पार्ट में बस इतना ही। ओके, सो स्टूडेंट्स इस वाले पार्ट में इतना ही, थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे। ओके, उसके बाद हम लेबर टर्नओवर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ब्रेक के बाद दूसरे पार्ट में। ओके, ओके सर।